अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। ईद उल अज़हा के मौके पे आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, किसी तारुफ़ की तो मोहताज नहीं है, लेकिन लाहौर की पहचान भी है, मियाँ यूसुफ़ सलाहुद्दीन सली साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का, ख़ास तौर पे ईद के मौके पे कीमती वक्त आपने निकाला। बहुत बहुत आपको भी ईद मुबारक, हमारे नाज़रीन को भी ईद मुबारक। तो ईद के मौके पे मियाँ साहब कैसे ईद गुजारते हैं, मतलब क्या रूटीन होती है, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। देखें, अब दो ईदें हमारी होती हैं। इस दफ़ा ईद उल अज़हा है तो बकरों की कुर्बानी है। तो फैमिली के जो सारे जो बकरे बकरे होते हैं वो यहाँ हम हवेली में ही इनकी कुर्बानी करते हैं, वहाँ गुलबर्ग में बाकी फैमिली। लेकिन जो हम यहाँ इसकी कुर्बानी करते हैं। नॉर्मल जो ईद होती है, ईद उल फितर, वो उसकी नमाज हम अपना गुलबर्ग वाले घर में ही आ जाते हैं। इमाम साहब तो सब फैमिली जितने मुलाजम हैं सब इकट्ठे होकर ईद की नमाज वहाँ कर लेते हैं। लेकिन ये जो ईद उल अज़हा है तो इसकी शायद नमाज जो कि यहाँ हमारी जो सामने नीवी गली में जो मस्जिद है, वैसे तो हमारी अपनी जो मेरे दादा के दादा की मियाँ करीम बख्शी जो मेन मस्जिद है पानी वाले तालाब में, वो भी है। लेकिन यहाँ जो मस्जिद है उसकी सुबह कोई 6 बजे ही उसकी नमाज हो जाती है, जल्दी हो जाती है, ताकि कुर्बानी जो है फिर वो जल्दी से क्या कहते ये हैं। सब, ये जो बकरे लेना फिर जाना मंडियों में, आप खुद जाते हैं कुर्बानी का जानवर लेने या फिर आ जाते हैं, मतलब कि कोई किसी और की ड्यूटी लगाते हैं? नहीं, हमारे जो फार्म है वहीं से जो हमारे जो लोग हैं वो लेके रख लेते हैं और फिर उनको वो फीड फूड करते रहते हैं कुछ 5-6 महीने। तो उसके बाद फिर वो जो भी 3-4 जो होते हैं जानवर वो भिजवा देते हैं। ये सब पहचान है, दोंदा चोगा, मतलब कि होता है ना। लोहड़ियों को तो बड़ा खास तौर पे, ईद से पहले खास तौर पे बच्चे जो होते हैं बड़ी ईद मनाते हैं, खुद जाके लेके आना, फिर सजना संवारना, तो पहचान है सर आपको? मतलब कि इतनी कोई ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कि मुझे पहचान है कि दोंदा जो होता है। अब मैं देख रहा हूँ आजकल इंटरनेट के ऊपर, ये इंस्टाग्राम में और फेसबुक के ऊपर वो दोंदे बकरे और वो सारा जो भी लटरम पटरम चल रहा है। तो नहीं नहीं, लेकिन बकरे की शक्ल देख के पता तो चल ही जाता है कि उसकी हालात क्या हैं। ठीक है, तो अमूमन वो ठीक ही होते हैं। बाकी मैं समझता हूँ कि कुर्बानी से ज़्यादा हमें जो है ना, क्योंकि गोश्त होता है, गोश्त अमूमन लोग ये करते हैं कि वो अपना ही फ्रिज भर लेते हैं। ठीक है, और उसका मुझे कुछ समझ नहीं आती कि क्या फ़ायदा। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर है कि आप ज़कात निकालें ज़्यादा या खैरात निकालें ज़्यादा, जिससे किसी को। और आजकल वैसे ही आपको पता है कि मुल्क के हालात जो हैं, मैं तो खैर रहता ही ऐसे इलाके में हूँ कि मेरे चारों तरफ जो है लोग लोअर मिडिल क्लास ही ज़्यादा यहाँ आबाद है। तो मुझे तो उनके हालात पता हैं कि क्या है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप कोई खैरात करें ज़्यादा। और ये गोश्त वाला मामला जो है ये ठीक है, ये तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि तकसीम करना चाहिए, मतलब कि अपने फ्रिज नहीं भरना चाहिए। अच्छा मियाँ सब, लोग जब ईद उल अज़हा होती है गोश्त बड़े शौक से खाते हैं और हर बंदे को ही पसंद होता है बहुत। आपको क्या डिश पसंद है? कलेजी से शुरुआत करते हैं या फिर कोई मतलब कि कोई मजीद कोई और चीज़ बनाते हैं? नहीं। मैं कलेजी तो वो घर में वैसे ही आई थिंक वो बन ही जाती है। मतलब कोई कहे ना कहे, कलेजी जो है ना वो बन जाती है। और मुझे बेसिकली अब होता यह है कि कुर्बानी का जो गोश्त है ना, उसको वो हम उसका गोश्त जो होता है आम, जब जो गोश्त हम खरीदते हैं दुकानों पे एवरी डे, तो उसका रंग कुछ और होता है। लेकिन कुर्बानी के गोश्त का रंग वो ही होता ये है कि उसको फ़ौरन ही ज़िबा करके तो उसकी वो कर देते हैं। और लोग समझते हैं कि वो ये कुर्बानी का गोश्त लाल है और ये देखा इसका कितना असर। ये नहीं होता। करना ये चाहिए कि आप बकरे को ज़िबा करके तो उसको टांग दें, कम से कम कोई आधा पौना घंटा। जब वो टंगा रहे तो उसका जो ब्लड है वो फिर निकल जाता है, फिर वो गोश्त वैसा ही हो जाता है। लेकिन आई थिंक कसाईयों के पास इतना टाइम ही नहीं होता, उन्होंने फटाफट आगे करना होता, काट के जो भी है
वो चले जाते हैं। तो इतना ध्यान मैं नहीं देता, अब क्या कहते हैं। और वो अब लोग तो हाल लोगों का ये है कि फिर इतना गोश्त खा लेते हैं लोग कि हॉस्पिटल भर जाते हैं। हॉस्पिटल भर जाते हैं, यहाँ पे लोग बीमार हो जाते हैं खा खा के। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं तो वैसे भी, मुझे गोश्त भी पसंद है, लेकिन मैं सब्जी भी बहुत पसंद करता हूँ। ये सब वैसे होता है ना, लाहौर शहर में बारबेक्यू चल रहे हैं, फिर जो है पाए बन रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। तो आपके यहाँ पे कोई एहतमाम होता है स्पेशल कि चलो फैमिली या यार दोस्त अहबाब आ जाते हैं, क्या टाइम होता है? फैमिली का हमारा जो है ना सिस्टम, हमारी फैमिली का वो ये है कि मेरे चचा की फैमिली और हमारी फैमिली जो है, हम लंच पे, क्योंकि हमारे वहाँ गुलबर्ग में एक ही कंपाउंड में घर हैं दोनों के, तो लंच पे हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और अब इस तरह सब बच्चों ने शोर मचाया हुआ था कि गोश्त कम होना चाहिए, को आपने गोश्त नहीं खाना, तो वो चिकन और थोड़ी सी फिश, इस तरह की कोई चीज़ का प्रोग्राम है। और एक हमारे दोस्त हैं, वो बड़ी एक अवधी डिश वो बनाते हैं, सफ़ेद चावलों की बिरयानी, ठीक है। यखनी वाले चावलों की? आई थिंक यखनी भी कुछ होती है उनमें, लेकिन वो सफ़ेद चावलों की बिरयानी कहते हैं उसको। बहुत ही अच्छी, बड़ी लजीज और बड़ी खुशबूदार होती है। इट्स नॉट लाइक नॉर्मल बिरयानी को सालन वाली जिसमें वो मिक्स करके, उस तरह नहीं हो। अच्छा मियां साहब ये बताइएगा, लाहौर का कल्चर आपसे बेहतर कौन जानता है? और जहाँ आप बैठे हैं ये भी अंदरून लाहौर का बड़ा मरकज़ कह लें है, तो ये बताइएगा ईद उल अज़हा के हवाले से लाहौरियों में स्पेशल चीज़ क्या होती है? मतलब क्या कल्चर होता है जो कि आपको लगता है कि लाहौरियों का बस एक ही कल्चर है, ये ईद उल अज़हा पे गोश्त और गोश्त खाना और गोश्त इकट्ठा करना। गोश्त खाना और गोश्त कट्टा भी करना। अब जिस तरह आप कह रहे हैं बारबेक्यू, और ये हमारे बचपन के ज़माने में तो कोई बारबेक्यू वगैरह नहीं होता था। मुझे नहीं कोई याद कि क्यों, मतलब गोश्त होता था, लोग पकू लेते थे और खा लेते थे। अब ये ज़्यादा फैशन हुआ है कि जी बारबेक्यू भी हो, हर छत के ऊपर धुआं उठ रहा होता है कि जी बार। अब आप देखें इस गर्मी में, मई की आज 44 के पता नहीं कितना टेम्परेचर है, अब वो बारबेक्यू जो है वो खुद भी जो करेगा, खुद भी साफ बारबेक्यू हो जाएगा। आई सपोज फिर रात के वक्त या शाम के वक्त ही करेंगे, लेकिन इतनी गर्मी में मुझसे तो इतना गोश्त नहीं खाया जाता। इट्स टू सर्दियों में ज़्यादा यखनी भी। दूसरी बात यह है कि सर्दियों में वैसे भी मूड ज़्यादा बनता खाना खाने का, क्योंकि एक ही है कि हर चीज़ आपको, मतलब सब्जियां जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश मिलती हैं। जो भी सब्जियां हों उस मौसम में वो बड़ी फ्रेश मिलती हैं, मीठी होती हैं वो सब्जियां। आप देखते हैं अब जिस तरह मूली होती है, गाजर होती है, आम बाज़ारों में लोग ठेलों में बेच रहे होते हैं, मसाला डाल के बिल्कुल शहद की तरह मीठे होते हैं। तो सर्दियों में हर चीज़, शलजम हो, कुछ हो, तो वो बिल्कुल वो तो गर्मियों में यही होता है कि बंदा ज़्यादातर, वैसे मेरी यही सबको एडवाइस है कि सब्जियों पे ध्यान दें ज़्यादा। टिंडे खाएं, हम भिंडी खाएं, भिंडी प्याज खाएं, करेले खाएं, अरवी आएगी अरवी खाएं, ठीक है। ये सारी चीज़ें खाएं। ये और दूसरी बात ये है कि शकंजबीन पिएं, सत्तू पिएं, ठीक है। लेकिन बरसात में आके, हाँ अभी भी आज इस मौसम में तो लस्सी भी बहुत अच्छी, चाटी की लस्सी हो। लेकिन हमारे बुजुर्ग या मेरी दादी ये कहा करती थी कि जब ये बरसात का मौसम आए तो फिर नींबू पानी, नमक डाल के, नमक, चीनी, नींबू और पानी को मिक्स करके। अभी तो खैर फालसा भी आएगा, फालसे का शरबत भी बेहतरीन है, बिल्कुल वो भी बेहतरीन। लेकिन बरसात में नींबू पानी इज़ बेस्ट, पानी सारा निकल रहा होता है, नमकियात, तो वो बड़ा वो कहते हैं ना, इससे बुजुर्ग पुराने कहते थे इस मौसम के बीच खून पसीना एक हो जाता है, ठीक है। तो वर्जिश भी मैं, हमारा के एक्सरसाइज बहुत करता हूँ, लेकिन मैं भी बरसात के दिनों में अपनी एक्सरसाइज जो है वो 45% कहते हैं पहलवानी ज़रा थोड़ी कर देते हैं, थोड़ी बिल्कुल कम कर दिया। हालांकि हमारे जिम सारे एयर कंडीशन है, लेकिन इसके बावजूद भी वो, क्योंकि आपकी नमकियात और आपके अंदर जो दूसरे मिनरल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। ये सब ये बताएं कि माशाल्लाह पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, आपके साथ आपके तो बेहतरीन दोस्त रहे हुए हैं, तो उनके साथ कोई ईदें गुजरी हैं, उन कोई वाक़या सुनाए हमारे नाजरीन को। इमरान खान साहब आपके बड़े बेहतरीन दोस्त थे, और भी बहुत से लोग हैं, तो उनके साथ कोई ईद वगैरह गुजरी होगी? गुजरी होंगी। अपना 2 ईदें मुझे याद है पाकिस्तान से बाहर। एक ईद मैं और चौधरी शुजात साहब हम गए हुए थे, हमारे एक दोस्त हैं इंडिया में, तो उनकी बेटे की शादी थी, तो वो जयपुर में थी,
हाँ, तो वहाँ हम ईद उल अज़हा ही थी वो भी। और वो ईद जो थी हमने जाके जो नमाज थी हमने जाके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार पे हमने पढ़ी। और फिर उसके बाद तो कुर्बानी भी वहाँ, सॉरी वो ईद उल फितर की। फिर मेरे दोस्त हैं अपना उमर फ़ारूक साहब गोल्डी, उनके साथ एक ईद हमारी आई वहाँ चाइना में काशगर में। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 89 की। हम बाय रोड यहाँ से गए, सारा क्या कहते हैं हाईवे जो था हमारा, फिर यहाँ सुस्त जो हमारा बॉर्डर है पाक चाइना हाईवे, पाकिस्तान की साइड पे, वहाँ हमने अपनी गाड़ियाँ छोड़ी। उधर से हमने इंतज़ाम किया हुआ था चाइनीज़ गवर्नमेंट की टूरिज़म डिपार्टमेंट, वो उनके क्रूज़र से हम दो फैमिलीज़ थी, वो हमें लेके तो फिर वो सारा थ्रू आउट टिल काशगर। अब दोनों साइड पे मुसलमान हैं, ठीक है। अब जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो ज़्यादा आगा खानी मुस्लिम है, ठीक। लेकिन जो अगर वहाँ जाएं आप काशगर के अंदर तो वहाँ ज़्यादा सुन्नी मुसलमान हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और उनकी आपस में वो क्लैश जो एक ट्रेडिशनल, जो कि वेरी सैड, वो शुक्र है कि अब ईरान की जंग हुई है तो अब सबको एहसास हो गया कि नहीं ये सब एक जगह ही है, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वहाँ उनकी जो ईद होती है उसमें उनकी वहाँ उन्होंने एक ही जगह अलाउ की हुई है, एक ईदगाह है, एक उसको मस्जिद को कहते हैं, और वहाँ ईद वाले दिन बस नमाज होती है। मेरा नहीं ख्याल जुमे को भी अलाउड होती है, यानी आई एम नॉट श्योर, लेकिन ईद पे होती है। और उसके बाद जब नमाज पढ़ के सब निकलते हैं तो जिस तरह हमारा बादशाही मस्जिद का ही ना एंट्रेंस, तो जो ऊपर की जगह है वहाँ म्यूजिशियंस बैठे होते हैं। उनकी इट इज़ काशगर इज़ वेरी फेमस फॉर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स जो वहाँ बनते हैं, बड़े खूबसूरत। और ये एक वन टाइम तो ये जो सल्तनत उस्मानिया है उसी का हिस्सा था ना। वो अल्लामा साहब का शेर भी है, ता काशगर, वो मुझे पूरा उसका मिसरा याद नहीं आ रहा। तो फिर जब लोग निकलते हैं सारे नमाज के बाद, तो बाहर फिर वो पूरा एक लुडी टाइप एक डांस भी करते हैं, एंजॉय करते हैं सब। फिर वहाँ कुर्बानी हो रही होती है, फिर उनका ख़ास एक यखनी टाइप शोरबा होता है, वो वहाँ बिक रहा है, पर रोश टाइप ही कोई उनकी चीज़ होती है, वो बन रही होती है। तो हमारा जो गाइड था उसका नाम भी था मोहम्मद यूसुफ, तो वो हमें फिर पुराने शहर ले गया अपने घर, ठीक है। बड़ा खूबसूरत उसका। अच्छा, वहाँ उस ज़माने में कोई सीवरेज सिस्टम नहीं था, तो उनके जो बाथरूम थे ना वो मिट्टी के ही थे, वो उसको यूज़ करके फिर मिट्टी बेलचे से उल्टा पुल्टा कर लेते थे। और जो पानी था अवेलेबल, वो मतलब के जो चौक थे वहाँ पानी का सिस्टम था, तो सब घर वालों ने बड़े बड़े जो बैरल होते हैं ना उन पे व्हील्स लगा के वो जाते थे और पानी भर के ले आते थे। और वो पानी, लेकिन घर बड़े खूबसूरत थे, छोटा सा बीच में वेड़ा, अनार के दरख्त, वो ब्लू एंड वाइट टाइल्स। और उन्होंने हमें अपना इसमें इनवाइट किया ईद वाले दिन, तो वहाँ उसकी वालदा और उसकी बीवी, और वो भी पर्दा बड़ा मुसलमान, बड़े डाडे हैं वो एक उसी इस मामले, अपनी औरतों को नहीं काम करने देते बिल्कुल, उस वक्त तो नहीं करने देते। 18 हो सकता है कि अब वक्त बदल गया। तो उन्होंने फिर हमें वहाँ, अच्छा उनका जो कमरा जो उन्होंने बिठाया था, मतलब ये कमरा है, आप दरवाजे से अंदर आए हैं तो थोड़ी सी जगह छोड़ के एक रेज्ड प्लेटफॉर्म, तो उसके चारों तरफ गाँव तक ये 3 तरफ लगे हुए, तो वो उसके ऊपर आप जूतियाँ उतार के तो आप बैठ जाते थे। और फिर वो उन्होंने खाना वाना, उन्होंने उनकी वहाँ की लोकल जो भी उनका फूड था, फल था, इस तरह की चीज़ें बड़ा उन्होंने हमें अच्छी हमने इंजॉय की। वो बड़ी डिफरेंट किस्म की वो एक ईद थी वो भी। बिल्कुल जी, मियाँ साहब से ये सिलसिला भी जारी रखेंगे और भी गपशप करेंगे, लेकिन एक छोटा सा वेलकम बैक जी। हमारे साथ मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन सली साहब मौजूद हैं और बड़ी ही खूबसूरत बातें हो रही हैं ईद के हवाले से। तो दोबारा चलते हैं मियाँ साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप चौधरी शजात साहब के गए, इमरान खान के साथ कोई ईद के टाइम गुजरा की होंगी ईदें, मतलब कि वैसे आज के भी ईद पर इकट्ठे हो गए, खाना खा लिया, कुछ ना कुछ कई बहुत दफ़ा किया। खान साहब तो वैसे भी गोश्त के बड़े शौकीन है, सुने हैं आप तो दोस्त हैं, आप कुछ बताएं। सुनने वाली केड़ी गल है, बिल्कुल है खान साहब खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है। अब ओवर द ईयर्स ये वो खुराक का जो लेवल था ना उनका, वो कम हो गया था, को थोड़ा सा एज विद एज, जिस तरह मुझे भी मतलब एक ज़माने में हमें याद है कि तौबा मेरे दोस्त हैं सुहेल ज़िया भट्ट साहब। अच्छा, सुहेल ज़िया भट्ट मेरा जिगरी, मेरा प्यार बहुत, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ अच्छा।
ऐसे ही निकलना, मतलब है कि शाम दे वेले ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕੜਾਈ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੜਾਈ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ 2 ਟਿੱਕੇ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਲਈਏ ਚੱਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕੋਈ 2-4 ਚਾਂਪਾਂ, ਕੋਈ 2-4 ਟਿੱਕੇ ਖਾ ਲਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗਏ ਜੋ ਫਲਾਣੀ जगह जो कीमा ही चख लिए थोड़ा जा, करते कराते क्या कहते हैं। फिर हम एंड में अगर गर्मियों के दिन होते तो यहाँ बाटी के बाहर एक बाबा जी थे, वो फौत हो गए। आम बड़े बेहतरीन उसके पास होते थे, वो ठंडे लगा के रखता। ये हीरा भी तो वैसे लगाता है, हीरे के अलावा हीरा ये जो था अभी भी लगाता है, हीरा आमों वाला, ये जो गामेशा की पिछली वाली साइड है वो वाला नहीं, वो नहीं, ये बिल्कुल भाटी जो चौक जो है ना, वो दुकानें जो काफ़ी गिर गई हैं उस साइड पे छोटा सा, वो सिर्फ गर्मियों में आम ही लगाता था, उसका बाकी सारा साल वो कुछ नहीं उसका होता था। वो उसके बाद एंड में आके फिर हमने आम खाने। फिर कभी कभी ये होता है कि फरूदा खा लेना जाके, यूसुफ से फरूदा खा लेना जाके। फिर ये अपनी हमारे तब पानी वाले तालाब में वो बेनज़ीर आइसक्रीम जो होती थी, अपना कुल्फ़ा, वो बड़ा इन्जॉय करना। तो इतना कुछ खा लेना, मेरा मतलब है कि पता ही नहीं चलता था, हर चीज़ हज़म हो जाती थी। ठीक। अच्छा मियाँ साहब ये बताएं कि ये तो माशाल्लाह हो गया, बचपन की कोई याद ईद के दिनों में कि क्या करते थे, ईद बचपन में कैसे गुजारते? अब तो चले आप कह रहे हैं ना कि जी इस तरह करते हैं, बचपन की ज़रा ज़्यादा चटपटी होती थी, क्या एक्टिविटी होती थी जब उस? देखिए बचपन की जो ईद होती थी जब हम बहुत छोटे थे तो यही था कि ईदी मिल जाती थी, ठीक है, और वो ईदी भी माँ बाप रख लेते थे। मतलब हम 4 साल के 5 साल के हमने नहीं रख लेते थे, और फिर थोड़े थोड़े पैसे हमें मिलते रहते थे। और उस ज़माने में 1 रुपया जो था वो ख़त्म नहीं होता था। 1 रुपया मैंने कई दफ़ा ये अपने इंटरव्यूज़ में कहा, मेरी दादी हमें अपना उन्होंने देना, उनकी छोटी सी संदूकड़ी होती थी जो उनके पास होती थी, तो उसमें से निकाल के उन्होंने पैकेट देना। वो 64 पैसों का 1 रुपया पूरा होता था, और वो छेद वाले पैसे होते थे कॉपर के, ठीक है। क्या कहते थे, छलनी के पैसा कहते थे, हाँ पैसा ही कहते थे। अब 100 पैसे का रुपया है ना, वो तो पैसे तो अब नजर ही नहीं आते, को बनाता ही कोई। उस ज़माने में कॉपर का जो एक कॉपर की आज कुछ कीमत है, तो मतलब कि वो जो कॉपर का एक छेद वाला क्या कहते हैं होता था 1 पैसा, उसकी एक्चुअल वैल्यू होती थी, होती थी। आज भी अगर आप उस वेट का कॉपर आपके पास हो तो उसकी को 5, 7, 10 रुपए को कीमत डेफिनेटली होगी। इस तरह चांदी का रुपया होता था, चांदी की कीमत होती थी। तो वो यकीन करें कि मैं साथ मोहल्ले के लड़के जो मेरी जुट शुट थे सारे, जो शैतान शुतून सब, हमने यहाँ पीछे ये अपना लंगे मंडी है, तो लंगे मंडी में फैज़ होते थे, उनकी पंसारी की दुकान थी, तो वहाँ खिलौने कोई ट्रेनें प्लास्टिक की, कुछ सिगरेट मिलते थे मीठे, वो हमने फैशन के तौर पे धुआं नहीं निकलता था, धुआं नहीं निकलता, कैंडी होते थे वो खा लेते थे आप, अल्टीमेटली स्वीट होते थे वो जितना। लेकिन वो डब्बी एक ज़माने में आती थी पासिंग शो एक्चुअल सिगरेट से, तो उन्होंने उसी डब्बी को कॉपी करके ना, तो उन्होंने वो वाइट रंग का जो एक कैंडी का एक सिगरेट बनाया, वो हमने ख़रीदने। वो पिस्टल मिलती होती थी पटाखों वाली, कि वो उसके अंदर उसको पीछे क्लिक करके, नहीं छर्रे नहीं, वो पीछे करके कर देते थे, उसको पिस्टल को क्लिक कर देते थे, और आगे उसका लकड़ी का बना हुआ पटाखा होता था, आप थोड़ा सा उसको डाल के अंदर ठोकते थे, फिर फायर करते थे। अच्छी खासी उसकी आवाज़ थी, हाँ बड़ा मतलब कि अच्छा मियाँ साहब, आज की तो वो चीज़ें नहीं रही, लेकिन बड़ा बसंत के हवाले से हम लास्ट पे आपसे बात करेंगे। बसंत जैसा फेस्टिवल इस बार तो हो गया, कुछ कह लें कि जाने भी गई, कह लें कि बस, लेकिन डोर फिरने से नहीं, ज़्यादा तो वो छत से गिरने के हवाले से हुआ है। तो ख्याल के डोर फिरने से एक भी जान जाया गई है, जो मेरी मालूमात है, जो मैंने पुलिस अथॉरिटी से भी पूछा है, जो जाने गई हैं वो छत से गिरने की वजह से गई, ठीक है। और ये अच्छे खासे कुछ छोटे बच्चे नहीं थे, एक तो आपकी जर्नलिस्ट ही थे। तो मेरा मतलब है कि अगर लोग इस उम्र में मतलब कि अच्छी खासी समझदारी में भी अगर उन्होंने उन जगह जाके काइट फ्लाई किया जहाँ की कोई दीवारें ही नहीं थी किसी किस्म की, तो वो तो फिर मेरा मतलब है कि उनकी बिल्कुल बेवकूफ़ी है। हालांकि गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की कि बार लोगों को उन्होंने मना भी किया कि भाई जहाँ
ओपन रूफ्स हैं, वहाँ काइट फ्लाइंग ना हो, बल्कि स्टॉप भी किया, कई जगह पे ताले भी लगाए, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अब लोगों को ये समझ आ गई है कि ये जो डोरे हैं, ये इस पे भी पाबंदी जो है ये लग गई है। और अब क्योंकि ये इतना खूबसूरत फेस्टिवल, अभी आपने देखा कि लोगों को तो यकीन ही नहीं था कि बसंत जो है ये इतनी इस लेवल की हो जाएगी बसंत। मैं हमेशा कहता था कि इनको एक दिन की दो, लॉरियों को एक आधा दिन दे दो इनको, कि भी आज कहो रात को 8 बजे कि कल सुबह 8 बजे बसंत है, आप देखो क्या होगा। ठीक है, ये अब आप समझते हैं कि कंटिन्यू रहेगा और इस पे फिर दोनों तरफ जो है बड़ी एहतियात से चलना होगा लोगों को भी। बिल्कुल एहतियात पे चलना होगा। देखें, बात यह है कि इस दफ़ा जो आपकी इंतज़ामिया है, जब उन्होंने when they put their foot down, हुकूमत ने पहले फुट डाउन, ठीक है, और उन्होंने ये बिल्कुल इस चीज़ पे और बड़ा ये चीफ मिनिस्टर की ये बड़ी एक ब्रेव क्या कहते हैं स्टेप था। नो डाउट मैंने उनको इस बात की मैंने अप्रिशिएट भी किया, उनको कहा भी। मैं उनको बेटे की शादी में मेरी मुलाकात हुई है, मैंने कहा बेटा आपने डन वेरी ब्रेव थिंग। तो बात यह है कि ये एक इतना बड़ा फेस्टिवल है कि मतलब कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो जल्दी जल्दी में हो गया। और लोग ये इसको अपनी टूरिज़म के लिए, इसको अपने बेनिफिट के लिए, इसको पाकिस्तान की मईशत के लिए इतना हम यूज़ कर सकते हैं कि आप बिल्कुल दुनिया भर में आप देखें फेस्टिवल होते हैं, मार्डी ग्रा होता है। ये सब अभी भी जो छतें बिकी हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अमाउंट्स की छतें बिकी हैं। तो बिल्कुल ये अभी तो हमारा जो बाहर से टूरिस्ट आना है, जिस तरह हम देखें ना क्या हो रहा है इस वक्त, हमारा टूरिस्ट कहाँ से आ रहा है? जो बाहर से आ रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, भरा हुआ है आपका नॉर्थ, ऐसा खुला है। मेरा मतलब है कि लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि वो कहते थे कि पाकिस्तान इज़ द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान इज़ अ हिडन ज्वेल। और वो असल में अब जो क्या कहते हैं, जो टूरिज़्म जिन्होंने पैसा खर्चना है वो अब आ रहे हैं, गोरे आ रहे हैं, दबा के आ रहे हैं। अब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो आके लैंड कर रही हैं स्कर्दू में, क्योंकि वो तो गिलगित दोनों जगह जहाँ जहाँ भी एयरपोर्ट है वहाँ हर जगह इतनी खूबसूरती। और अभी तक लोगों को सारी दुनिया में अभी ये अवेयरनेस होगी, जिस तरह बसंत की 4-6-7 साल हुई और लोगों को पता चला। अभी भी ये फेस्टिवल जो है ये अगर अनाउंस, इनको मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको 1 साल पहले ही अनाउंस कर दें, ताकि जो बाहर लोग हैं वो हम तो ज़रा हमारी तबीयत हम लोगों की मुख्तलिफ है। गर्मी आई है ना, कल बच्चियों को गड्डी बिठाया, चल पुत्र चल, जहाँ जगह मिली वहाँ होटल मिला, ठहर गया मरी। वो लोग जो हैं गोरे जो हैं वो प्लानिंग करते हैं कहाँ ठहरना है, क्या करना है, टैक्सी कहाँ से आएगी, फलाना। और अब बड़ा अच्छा इंतज़ाम हो गया अब नॉर्थ में। मैं बात कर रहा था अपने, मैं भी प्लान कर रहा हूँ, मैं काफ़ी सालों से मैं गिलगित और मुंजा वगैरह नहीं गया। लास्ट मैं गया था 88 में, मैं और इमरान और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स थे बाहर से जो आए हुए थे। तो हमने ड्राइव किया था 15 दिन हमने। उस वक्त मैं पॉलिटिक्स में भी था, मैं MPA भी था पीपल्स पार्टी का। और वहीं जब हम रुके हुए थे वहाँ दियोसाई प्लेन पे, चलम चौक पे, तो हुकूमत जो थी हमारी वो ख़त्म हो गई। वो तस्वीर भी है मेरे साथ, मैं भी खड़ा हूँ, इमरान भी खड़ा है, रेडियो हमने लगाया हुआ। हम वहाँ जो पाक फ़ौज की जो चौकी है चिलम चौक, तो उन्होंने दे वर वेरी काइंड, उन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ हमारे पास है, और गेस्ट पे एक रात रुक गए हैं। उन्होंने खाना वाना भी खिलाया, बड़ा मैं लुक आफ्टर किया। तो ये सारा वहाँ हुआ। तो उस वक़्त मतलब कि जो ये बाहर से जो लोग आए हुए थे, इनमें से एक जो खातून थी, लड़की थी, वो जो काउंट बिस्मार्क जो जर्मनी के जो चांसलर थे, और बड़ी पुरानी फैमिली, उनका अभी भी कासल है वहाँ अपना जर्मन जो ब्लैक फॉरेस्ट है, इस लेवल के लोग थे, वेरी वाइडली ट्रैवल्ड। सब ने कहा कि इतना हुस्न हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा जितनी खूबसूरत जगह है। बिल्कुल ऐसे ही मियाँ साहब, ये जो आप बात बता रहे हैं ये वाकई, और जब से मेरा ख्याल है कि अब UAE के या वैसे भी थोड़े हालात ख़राब हुए, तो टूरिज़्म पहले तो थी, अब मज़ीद भी लोग इधर समझ नहीं आती कि वहाँ करना क्या जाके, सिवाय शॉपिंग के। और वो UAE तो एक जंगल है कंक्रीट का, इट इज़ सो फेक। वहाँ कोई किसी किस्म का, वो कहते हैं ना कि वो रूहानियत है ही नहीं किसी किस्म की। ये तो आप जब जाते हैं तो आप अल्लाह की कुदरत देखते हैं तो आप तो शॉक्ड हो जाते हैं। ठीक, नो डाउट, ये बहुत कमाल। ये मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि अब जिस तरह आप देखें कुमराट है, उधर जब खान PM था, खान वहाँ गया,
अब जाके आप देखें वहाँ जाके दरिया के ऊपर 1 करोड़ रुपया कनाल की कीमत हो गई है। लोग धड़ाधड़ वो दरिया के साथ साथ। इमरान खान गया, आप साथ गए थे? नहीं, मैं साथ नहीं गया था, मैंने टीवी देखा था, उसने वहाँ जाके अनाउंस किया था कि एक उमराट बड़ी अच्छी जगह है और ये इस तरह करके। तो ये बहुत डेवलपमेंट हुई है। नथिया गली में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पंजाब गवर्नमेंट ने मरी में बड़ी डेवलपमेंट, उस वक्त आई थी मियाँ नवाज शरीफ साहब जो थे, उन्होंने काफ़ी इन गलियात को जो जो पंजाब में हिस्सा था उन पर काफ़ी वर्क किया था। और सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि ओवर नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं, हर जगह, कि वो उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो ना ख़त्म हो जाए, उसकी इन्वायरमेंट ख़राब ना हो। बाकी तो ये हमारे पास तो अभी तो लातादाद, मुझे याद है एक दफ़ा पूरा बलोचिस्तान सर पड़ा है जो खूबसूरती। तौबा तौबा। दूसरा मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं और चौधरी शुजात साहब, जब ये हुआ था, ये बहुत बड़ा ज़लज़ला जो आया था कश्मीर में, जी अब नहीं ज़लज़ला आया था 2005 वाला, तो हम गए थे सप्लाईज़ लेके। तो एक हेलीकॉप्टर था हमारे पास, तो हम यहाँ से इस्लामाबाद से सप्लाईज़ लेके वहाँ गए थे। फिर हम वहाँ रुक गए, फिर हेलीकॉप्टर आता जाता रहता था, कुछ ज़ख्मी थे उनको वहाँ भिजवाया। फिर एक जगह थी अलाई, मैं कहता हूँ क्या वो खूबसूरत वैली थी, उफ जन्नत। तो इस तरह की तो हज़ारों वैलीज़ हैं पाकिस्तान में, ख़त्म ही नहीं होने वाली। ऐसी ऐसी जगह हैं कि बिल्कुल आप कश्मीर को बाकी को भूल जाएंगे। आप समझते हैं ना कि कश्मीर में ही जो हमारा पार्ट ऑफ कश्मीर है, वहीं एक जो जिसको हमेशा मैं कहता था कि शायद दुनिया में इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई जगह नहीं है, वो है मिनमर्ग। वो इस वक्त अंडर क्या क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, तो वहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ती है आर्मी की जाने के लिए वहाँ। लेकिन ओह तौबा तौबा, क्या अल्लाह की कुदरत और क्या हुस्न है वहाँ। मैं कहता हूँ बकरा ईद पे जिसने भी जाना है ये इंटरव्यू लाजमी देखे, क्योंकि मियाँ साहब ने बहुत सी जगहों का जिक्र कर दिया। मियाँ साहब ईद पे वापस आते हैं, ये बताइएगा खुद भी कुछ अच्छा सा कुकिंग वगैरह करने का शौक है? ओ बहुत ज़्यादा। मैं तो हर रोज़, मेरा मतलब है, अभी कल रात को ही मैंने क्या कहते हैं चिकन मैंने एक नया स्टाइल से रोस्ट किया, और मुझे खाने पकाने का बहुत शौक है। लेकिन मैं ज़्यादा जो है ना वेस्टर्न खाने बनाता हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो मेरी मुलाजमाएँ हैं, खातून नहीं हैं जो पकाते, वो उनसे बेहतर कोई खाना नहीं बना सकता देसी। मैं बना लेता हूँ देसी, लेकिन मैं देसी बनाता हूँ पाकिस्तान से बाहर जब मैं जाता हूँ, तो अपने बाहर के दोस्तों के लिए मैं वहाँ जाके फिर मैं देसी खाने जो हैं वो बना। लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि जो ये वेस्टर्न खाने जो हैं ये हेल्थ वाइज भी बेहतर हैं, क्योंकि ऑलिव ऑयल उसमें इस्तेमाल, घी ज़रा कम है, नमक कम है, वरना यहाँ पे तो जो घी है ना, यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो सामीन हैं वो भी इसको समझें कि वेजिटेबल घी जो है वो सबसे आपके लिए ख़तरनाक चीज़ है। हर किस्म का सीड ऑयल जो है, इंक्लूडिंग कॉर्न ऑयल या किसी सनफ्लावर ऑयल, या इस सबसे बेहतरीन आपके लिए जो है वो देसी घी है, सबसे बेहतर और सबसे हेल्थी, और ऑलिव ऑयल। ये दो चीज़ें क्या कहते हैं, इवन सो मच सो कि जो ये सरसों का तेल है, ये भी ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ी अहम बात है। तो कुकिंग जो है एक बड़ी रिलैक्सिंग एक चीज़ है। आपको स्ट्रेस, ये सब मटन में से क्या जरा खुद बनाते हैं, मतलब कि बकरा ईद पे खास तौर पे, तो मटन में क्या डिश ऐसी है? मटन में मैं हर चीज़ में बना लेता हूँ। आलू गोश्त बड़ा अच्छा बना लेता हूँ, कढ़ाई में बड़ी अच्छी बना लेता हूँ। ज़्यादातर मुझे अगर दुम्बा हो तो उसका फिर मुझे ज़्यादा होता है कि उसकी जो रिब जो है, पूरा रिब केज जो होता है उसको मतलब रोस्ट कर लेता है या उसको भी बना लेता है। और बाकी देसी कीमा शीमा सारा जो भी है वो चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन मटन मैं ज़्यादा नहीं बनाता, मैं ज़्यादा फ़िश, चिकन, सी फूड, प्रॉन्स हो गए, क्योंकि आजकल मछली भी जो है ना वो मिलती फार्मी। सो मतलब अगर रहू ख़रीदनी है या सोल भी लेनी है तो वो चश्मे से मैं मंगवाता। चश्मा बराज जो है वहाँ का फ्रेश वाटर, ताज़े पानी की मच्छी है वहाँ, वो फार्म नहीं है मच्छी। और सी फिश जो है वो तो होती ही, क्या कहते हैं, वो फार्म नहीं होती, हो ही नहीं सकती फार्म। बिल्कुल ठीक हो गया। लास्ट पे मियाँ साहब हमारे नाज़रीन को ईद के हवाले से जो विश एक काइंडली आप ईद के हवाले से ईद का क्या मैसेज देंगे ईद उल अज़हा के बाद? ईद उल अज़हा के बारे में यही पहली मैसेज तो ये है कि मेहरबानी करें, अपने आप पे भी रहम करें, अपने
पेट पे भी रहम करें। और मेरा मतलब है कि ओवर डू ना करें, मतलब इतना ज़्यादा गोश्त जो है आपके लिए, आपके का जो लेवल है, क्या कहते हैं, यूरिक एसिड का, और आपकी किडनीज के लिए, लिवर के लिए और पेट के लिए बिल्कुल मुफीद नहीं है। तो ज़रा मतलब खाएं, इंजॉय करें, ओवर डू ना करें। मतलब ये ना समझें कि ये आखिरी गोश्त है ये जो रह गया है दुनिया में जो हमने खाना है। और दूसरा ये है कि सबसे अहम जो बात ये है कि अपनी जो आपके जो साथ रहते हैं, आपके जो नेबर्स हैं, उन लोगों का भी ख्याल करें। हमारी सारी, हमारा मज़हब जो है, तो हम उसका बेसिकली जो उसका जो आप कह सकते हैं जो जिस्ट है, वो यही है कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उनका सबसे बड़ा जो सबसे खूबसूरत बात उनकी थी कि वो रहम दिल थे। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला। तो अगर आप तो ये अंदर अपने अंदर ये पैदा करेंगे ना ये चीज़, और आप ये समझेंगे कि अगर आपने को अल्लाह ताला ने ज़्यादा दिया है, तो ये समझिए कि इसलिए नहीं दिया कि आप सिर्फ अय्याशी करें। ये आप पे फ़र्ज़, अगर आप अपने आप को मुसलमान समझते हैं तो आप पे ये फ़र्ज़ है कि इसको अपने बाकी लोगों के साथ, अजीज़ों के साथ जिनके पास कम है, इसको शेयर करें। ये पैसा, ये दौलत, ये हर चीज़ जो आपके पास है, अगर आपको उसको शेयर करके टू गिव, किसी को दे के आपको खुशी महसूस नहीं ना होती, तो मैं नहीं समझता कि आप मुसलमान हो। बिल्कुल ठीक हो गया जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है ईद के मौके पर मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब की बहुत ही खूबसूरत वाक़ियात भी उन्होंने आपको बताए हैं। और ईद का जो असल मैसेज है कि आप अपने इर्द गिर्द भी देखें, अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा हुआ है तो बाकियों का भी ख्याल रखें। और ख़ास तौर पे ईद के मौके पे अपनी फ्रिज भरें, लेकिन अपना जो पेट है उतना ही खाएं जितना आप हज़म कर सकें। ये ना हो कि बाद में हॉस्पिटलों में जो है रश वगैरह लगा होता है। तो इस पर ज़रा एहतियात कीजिए। आज के इस प्रोग्राम के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।